यहाँ लगभग जी डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे आज आपको पद्मश्री से अंदर वाला शोर बंद कर देना, बर्तन वाला 2 मिनट। सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, राज्यपाल महामहिम गुजरात आचार्य देवव्रत जी और हरियाणा सरकार का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि पद्मश्री के लिए मेरे नाम का चयन किया गया है। और जो एक नया मिशन यहाँ पर कुरुक्षेत्र की भूमि पर शुरू किया गया प्राकृतिक खेती के नाम से हरियाणा सरकार ने, एक ये सपना प्रधानमंत्री जी का एक विजन रहा कि प्राकृतिक खेती को किस तरह से एक आम किसान तक पहुंचाया जाए। उनके इस सपने को एक मूर्त रूप या एक प्राण फूंकने का काम आचार्य देवव्रत जी ने किया। तो इसकी आज एक बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हमारे प्राकृतिक संसाधन लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, ऑर्गेनिक कार्बन और इसकी फर्टिलिटी लगातार कम होती जा रही है, और जो भूमिगत जल स्तर है, जैसे हम यहाँ कुरुक्षेत्र में बैठे हुए हैं, यहाँ लगभग प्रतिवर्ष 4 से 5 फुट प्रतिवर्ष जो भूमिगत जल है, जो वाटर टेबल है, नीचे जा रही है। इसके अतिरिक्त एक जो सबसे एक सीरियस इशू जो सामने आने वाला है वो ग्लोबल वार्मिंग का है। ग्लोबल वार्मिंग एक अपना इस तरह से विक्रांत रूप या एक हिंसक रूप लेती जा रही है। इसका मुख्य कारण यही है कि ग्लोबल वार्मिंग होती जा रही है, और जो खेती, जो अन्न उत्पादन हम वर्तमान परिस्थितियों में कर रहे हैं, उसमें लगभग सारी ही प्रैक्टिसेस हम ऐसी करते हैं जिसमें जो ग्लोबल वार्मिंग पैदा करने वाली गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, इन तीनों का विसर्जन बढ़ता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और आपने इस वर्ष देखा भी होगा कि मौसम में बहुत ज़्यादा परिवर्तनशीलता आती जा रही है। ये साल जो 2023 का गया है, इसमें जो जुलाई का महीना था, विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो 1901 के बाद आज तक का सबसे गर्म महीना था जुलाई का। और अगर अगस्त महीना देखा जाए और भारतीय एक मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट की ऑब्जर्वेशन बताई जाए, तो अगस्त के महीने में लगभग 36% बारिश कम हुई है। तो आपने और भी देखा होगा कि जगह जगह जैसे बादल फटने की घटनाएं काफ़ी हुई हैं इस बार, और लैंडस्लाइड्स काफ़ी हुई हैं। तो इस तरह से जो परिवर्तन आता जा रहा है, इसकी वजह से हमारी खेती भी प्रभावित हो रही है। कहीं बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, कहीं कहीं कम हो जाती हैं, और ज़्यादा होती हैं तो इतनी होती हैं कि वहाँ जान और माल का नुकसान होने लगता है, और जो फसलें खड़ी होती हैं वो भी नष्ट होने लगती हैं। तो इनके इलाज के लिए, और दूसरा इसके अतिरिक्त जैसे यूरिया का प्रयोग, जो लगभग मनुष्यों के अंदर भी, पशुओं के अंदर भी और फसलों के अंदर भी अनेक तरह के कीट और बीमारियों को जन्म देता है। असंतुलित पोषक तत्वों का प्रयोग होता है। यूरिया के ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से असंतुलन होने लगता है। दूसरे पोषक तत्व हैं जो 17 पोषक तत्व जो पौधे को चाहिए, और इसके अतिरिक्त यूरिया जैसे खादों का ज़्यादा प्रयोग होने की वजह से फसल में कीट और बीमारियां बढ़ने की वजह से जो रासायनिक दवाइयां हैं उनका प्रयोग भी बढ़ने लगा है। इन चीज़ों की वजह से हर जगह एक असंतुलन आने लगा है। ज़मीन में ही नहीं, ज़मीन के स्वास्थ्य में ही नहीं, पौधों के स्वास्थ्य में, पशुओं के स्वास्थ्य में, आदमी के स्वास्थ्य में लगातार एक गिरावट, एक बीमारियां जैसे बढ़ती जा रही हैं। और इसकी एक मात्र अगर हम इलाज चाहिए इन सारी चीज़ों का, जो भी एक समस्याएं भारतीय कृषि में आती जा रही हैं, मैं कहता हूं कि प्राकृतिक कृषि उसका बहुत एक अच्छा इलाज है, समाधान देता है हर तरह से। क्योंकि प्राकृतिक खेती में जमीन की पोषक तत्व, जमीन का जैविक कार्बन बढ़ता है, और जमीन में जो लाभदायक जीवाणु हैं उनकी संख्या भी बढ़ती है, जिससे लगभग 60 से 70% कीट व बीमारियों का संतुलन का कंट्रोल अपने आप ही स्वयं ही हो जाता है। और इसके अतिरिक्त जो गैसें ग्लोबल वार्मिंग करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड,
इसमें 4 तत्व हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन 4 तत्वों की वजह से 3 गैसें बनती हैं और यही 4 तत्व जीवाणुओं का भोजन होती है, सूक्ष्म जीवाणुओं का और केंचुओं का भोजन बनती हैं। और इसलिए प्राकृतिक खेती का सबसे पहला क्या डेफिनेशन आती है, क्या परिभाषा आती है कि क्या है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को अगर संक्षेप में हम कहें तो ये सूक्ष्म जीवाणुओं की खेती है। जब मिट्टी में, भूमि में सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तो इनसे जो केंचुए हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है, और जब इनकी दोनों की संख्या बढ़ जाती है तो इनके दोनों के शरीर ही एक तरह से मैं कहूँगा कि नाइट्रोजन और कार्बन का, जैविक कार्बन का भंडार होते हैं। और जब इनकी लगातार बढ़त होती जाती है, संख्या बढ़ती जाती है, तो लगातार इनकी मृत्यु भी होने लगती है, डिके भी होने लगता है। और जो हम खेत में अवशेष वगैरह डालते हैं उनको खाकर भी ये डिके कर देते हैं और उसको खाद में परिवर्तित कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। और जो तत्व ग्लोबल वार्मिंग करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, उनको खा करके, जो अवशेष होते हैं उनको खा करके इनका जीवाणुओं का और जो अर्थवर्म है, जो केंचुआ है, उनका शरीर बन जाता है। और जब ये इनका डिके होता है, ये मरते हैं, तो उससे ह्यूमस बन जाता है, जमीन का ऑर्गेनिक कार्बन बन जाता है। उस ह्यूमस से पौधों का शरीर बन जाता है और जो पौधे, जो अवशेष होते हैं, अवशेष के रूप में जमीन में वापस लौट आते हैं। तो इनका एक सर्कल बन जाता है, यानी कि जो तत्व ग्लोबल वार्मिंग करते हैं इनका एक सर्कल बन जाता है, जमीन से शुरू होकर के वापस अवशेषों के रूप में वापस जमीन में आ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग प्राकृतिक खेती में बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। जबकि जो जैविक खेती है और रासायनिक खेती है, दोनों में ही जो ग्लोबल वार्मिंग है वो अधिक मात्रा में होती है। और प्राकृतिक खेती में क्या करते हैं कि वो सभी हम प्रैक्टिसेस करते हैं जिसमें जीवाणुओं की और केंचुओं की संख्या बढ़ती है। इसमें जैसे जीवामृत, घन जीवामृत का इस्तेमाल करते हैं, बीजामृत का इस्तेमाल करते हैं और आच्छादन यानी कि मल्चिंग का इस्तेमाल करते हैं, खेत की कम से कम जुताई करते हैं और जीवाणुओं को भोजन के रूप में हरी खाद या अवशेष प्रदान करते हैं। और जो घास वगैरह होते हैं वो भी काट के खेत में एक मल्चिंग के रूप में प्रयोग कर देते हैं। और इससे अलग अलग तरह के, कई तरह के पौधे भी उसमें लेते हैं, जिसको बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। और पानी भी अधिक नहीं देते हैं, जिसको वापसा बोलते हैं। तो इस तरह से ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी अब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि उसमें जीवामृत का प्रयोग करके किस तरह से जमीन में बिना जुताई किए मल्चिंग का प्रयोग करते हुए कई फसलें हम ले सकें, खरपतवार पर भी खर्चा ना हो, जुताई की भी जरूरत ना पड़े, और साल में 3 से 4 फसल एक बार में खेत की जुताई करके, तैयारी करके उस पर सारी फसलें ली जा सकें। और जो भी समस्याएं हैं, यूरिया एक तरह से इसमें बिल्कुल बंद हो जाएगा। क्यों बंद हो जाएगा कि जो जीवाणु हैं वो हवा से, जो 78% नाइट्रोजन हवा में एक समुद्र भरा हुआ है, सूक्ष्म जीवाणु उस नाइट्रोजन को लेकर के जमीन में या पौधे की जड़ों में स्थिर कर देते हैं, जिससे जमीन में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है और जो फसल है उसको यूरिया या नाइट्रोजन की कतई जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अतिरिक्त भी दूसरे भी जो पोषक तत्व जमीन में पड़े रहते हैं और जो वर्षों तक पड़े रहते हैं, और जो गांठ एक तरह से कम्प्लेक्स बन जाता है, पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, तो इस तरह के सभी सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी उपलब्धि भी पौधों को बढ़ जाती है। और इस तरह से जब देखते हैं तो पौधे की बढ़वार और पैदावार भी बढ़ जाती है और यूरिया का जो एक हानिकारक जो प्रभाव होता है वो भी कम हो जाता है, इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स भी कम हो जाता है और जो कीड़े और बीमारियां भी कंट्रोल हो जाती हैं और ग्लोबल वार्मिंग में भी राहत मिलती है। और अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो जमीन, केंचुए जैसे जमीन में सुराख कर देते हैं, 10 से 20 फुट तक नीचे आते जाते हैं, तो ज़्यादा बारिश होती है तो पानी पी जाती है ज़मीन ने, और सूखा पड़ता है तो ज़मीन की ताकत बढ़ने की वजह से, ह्यूमस कंटेंट बढ़ने की वजह से ज़मीन में पानी की कम ज़रूरत पड़ती है। और सूखा पड़ने के टाइम भी, या फरवरी मार्च में जैसे अब तापमान ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ज़मीन पानी मांगने लग जाती है, फसल पानी मांगने लग जाती है। और पानी अगर हम देते हैं, ज़मीनें पानी नहीं पीती हैं, और जिससे अगर थोड़ी सी हवा चल जाती है तो फसलें गिर जाती हैं। लेकिन जब हमारी ज़मीनों का ह्यूमस बढ़ जाएगा, ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ जाएगा, तो उस टाइम पे जमीन में पानी बहुत कम जरूरत पड़ेगी और उससे जो लॉजिंग होती है वो भी बचत हो जाएगी। और मिट्टी जो एक तरह से जो कीड़ों का और बीमारियों का आक्रमण है वो भी बहुत कम हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको देखिए इसका एक प्रोसेस होता है, केंद्रीय सरकार ये प्रदान करती है पद्मश्री अवार्ड, और लगभग 110 व्यक्तियों को पूरे देश में इस साल दिया गया है। पिछले साल लगभग 91 आदमियों को पद्मश्री दिया गया था। इसमें एक प्रोसेस होता है कि लगभग मेरे ख्याल में सितंबर तक अप्लाई करना होता है इसमें, और उसके बाद प्रोसेस शुरू होता है, कमेटी बनाई जाती है, जो प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी इसकी कमेटी बनाते हैं और उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि कौन अपने क्षेत्र में, कौन व्यक्ति पूरी तरह से एक अलग तरह का काम कर रहा है, उनको ये प्रदान किया जाता है।
क्रेडिट गोज टू गवर्नर ऑफ गुजरात इसमें एक मुख्य काम कर रहे हैं देश में, और प्रधानमंत्री जी भी और गवर्नर जी भी दोनों ही इस इश्यू को एक मिशन के तौर पे देश में आगे बढ़ा रहे हैं। कॉल किस समय आई थी? कल दिन में कंफर्मेशन के लिए कॉल आई थी सुबह के समय पे कि जी अच्छा। आपको भारत सरकार पद्मश्री के लिए नॉमिनेट कर रही है, तो आप क्या इसको स्वीकार करते हैं? तो मैंने कहा हाँ जी मैं स्वीकार करता हूँ, ये मेरा सौभाग्य है और प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद है, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद है कि मुझे इस योग्य समझा इस अवार्ड के। तो मैंने उनको, तो रात को लगभग 11:30 बजे तक ये क्लियर हो गया था, लिस्ट सामने आ गई थी कि मेरा नाम इसमें नॉमिनेट किया गया है, और मैं बहुत बहुत पूरी भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। जो आपकी प्रोफाइल गई है जी किसान तो लगभग मैं 2014-15 से यहाँ किसानों को गाइड कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए। मैं जब सर्विस में था 2019 में रिटायर हुआ था, तो उससे पहले ही मैं आचार्य देवव्रत जी के साथ एसोसिएट हो गया था, और मुझे पता लगा था कि हाँ वाकई प्राकृतिक खेती एक जो हम चाहते हैं कि फसलों की पैदावार को बढ़ा सकती है और जो समस्याएं एग्रीकल्चर हैं उनको भी कम कर सकती है। तो लगातार जो किसान आते हैं, एक्सपोजर विजिट्स होते हैं, लगातार जो ट्रेनिंग शुरू की गई है वो लगभग पिछली मई से शुरू की गई थी 2022 से, और अब लगातार इसमें ट्रेनिंग चल रही है। इसमें लगभग पूरे इंडिया के 500 कृषि विज्ञान केंद्र के जो ICAR के कृषि विज्ञान केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने भी ट्रेनिंग ली है, और इसमें हर लेवल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स भी आ गए उसमें, और गुजरात के लगभग 60 के करीब इसमें कलेक्टर्स और DDOs भी यहाँ आए थे, और दूसरे देश के श्रीलंका के हाई कमिश्नर की भी यहाँ विजिट हुई थी, और जो फॉर्मर ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद जी के साथ साथ डिफरेंट स्टेट्स के गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स और जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो लगातार विजिट कर रहे हैं। उनको लगातार हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बता रहे हैं कि अब देश के लिए एक ये सख्त ज़रूरत है, पूरी मानवता को, पूरे टेरेस्ट्रियल लाइफ को, पूरे भूमि के जीवन को, पूरे वातावरण को अगर बचाना है तो हमें प्राकृतिक खेती की तरफ आना ही होगा।